तो स्वागत है आपका। नमस्कार भारत में, और मैं हूं जुबैर खान। हरियाणा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले 2 महीने यानी 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक की अवधि के दौरान राज्य को डीड रजिस्ट्रेशन से कुल 861 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। हरियाणा के वित्तायुक्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि यह राजस्व कोरोना संकट काल के दौरान प्राप्त हुआ है। इस संकट की घड़ी में भी प्रदेश के तमाम जिलों के उपायुक्त और तहसीलदारों द्वारा कोविड ड्यूटी में लगातार रहते हुए ये राजस्व एकत्रित करने का काम किया गया, जो इकोनॉमी के लिहाज से काफी सराहनीय है। उन्होंने जिलावार ब्यौरा देते हुए बताया कि इस अवधि के दौरान अंबाला में कुल 3,288 डीड रजिस्ट्रेशन से कुल 20 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी और कुल 1 करोड़ 83 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस प्राप्त हुई। खबर एमपी से है, जहां मंडला में मोती नाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत पदस्थ आरक्षक रविंद्र धुए किसी काम से बिछिया आ रहा था, तभी गणेश पेट्रोल पंप के पास हादसे का शिकार हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मोतीनाल थाना क्षेत्र में ग्राम मुरकुता में सड़क हादसा हुआ था, जिसमें घायल व्यक्ति का एमएलसी करवाने अपनी मोटरसाइकिल से बिछिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जा रहे थे। तभी बिछिया के गणेश पेट्रोल पंप के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने बिछिया थाना और 108 नंबर पर दी। जानकारी मिलते ही मौके पर 108 नंबर की गाड़ी पहुंची और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते ही आरक्षक रविंद्र धुए की मौत हो गई। थाना मोतीनाला में पदस्थ आरक्षक रविंद्र धुर्वे मुरकुटा ग्राम में एक्सीडेंट के घायलों को बिछिया अस्पताल रवाना करने के उपरांत अपनी बाइक से उनके एमएलसी कराने आ रहे थे, तो गणेश पेट्रोल पंप के पास खड़े ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ, जिन्हें उठाकर अस्पताल लेकर आया जा रहा था, जो उनकी मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट में घायल रविंद्र की मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है। मर्ग जांच कर उनके परिजन को 100 सुपुर्द किया गया। मध्य प्रदेश के मंडला में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने पर कोतवाली थाना प्रभारी नीलेश दोहरे द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई। मंडला शहर में मार्केट अनलॉक होने पर लोगों के उत्साहवर्धन के लिए व्यापारियों से मुलाकात कर उन्हें फूल मालाएं की भेंट की और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए उन्हें व्यापार करने की अपील की। काफ़ी समय से जो लॉकडाउन चल रहा था, तो आज लॉकडाउन ओपन हुआ, उसके बाद से सभी व्यापारियों में उत्साह था। तो सभी व्यापारियों से मुलाकात कर उनको कुछ भेंट कर उनको शुभकामनाएं दी कि अच्छी तरीके से व्यापार करें, और शासन प्रशासन के जो निर्देश है कोरोना गाइडलाइन के संबंध में, उन शासन प्रशासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें, ताकि कोरोना संक्रमण की महामारी पर अंकुश लगाया जा सके। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के एक दूर दराज के गांव रेयोर के लोग गंदे तालाब का पानी पीने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी बेहतर विकल्प मौजूद नहीं है। आलम यह है कि इस गांव में पेयजल के लिए जल शक्ति विभाग की ओर से पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन ग्रामीणों को महीनों से पाइप से पानी की एक भी बूंद नहीं मिल पा रही। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क के काम के दौरान पाइपलाइन हटा दिए जाने के बाद से हमें इस तालाब से पानी पीना पड़ रहा है। तब से पानी की आपूर्ति बंद है। प्रशासन द्वारा महीने में 2 बार पानी के टैंकर भेजे जाते हैं। इस गांव में लगभग 80 घर हैं। एक टैंकर अपर्याप्त है, इसलिए हमें बिना किसी विकल्प के तालाब में जाना होगा। इस तालाब का पानी हमें पीना ही पीना, और जो पानी आता है हमारे 15 दिन या महीने में टैंकर आता है, और घरों में ड्रम लगाए हैं हमने, वो दे जाते हैं। बाकी जो पानी है नहीं हो, खत्म हो जाए तो यही पानी पीते हैं। हर घर जल की जो स्कीम्स हैं वो हमने सारी फ्रेम करके टेंडरिंग हो गई है, उसमें काफी सारी अलॉटमेंट हो गई है, बस अब उसको इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। स्टार्ट हो गई है कुछ स्कीमें हमारी, कईयों में रिक्स लग के ट्यूबवेल का काम शुरू हो गया, कईयों में अभी इन प्रोसेस है, जैसे फिल्टर है ऊपर 2-3 जगह फिल्टर प्लांट से पानी हमने उनको पहुंचाना है, वो सारा प्रोसेस में है।
अभी वो मतलब कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन वो प्रोसेस में हो गया है। इन टेंडरिंग सिस्टम जैसे अलॉटमेंट हो गई है, दैट मीन तो काम अब शुरू हो जाएगा। जब हमने सप्लाई पाइपलाइन हमारी लगी हुई है वहाँ पे, तो फिर ऐसा होना नहीं चाहिए। बट अगर वो अपने माल मवेशी को पिलाते हैं तो दैट इज उसके लिए नहीं मैं कहूँगा, बट अपने लिए कंसर्न है तो उनको हम पानी की सप्लाई दे रहे हैं। उनको चाहिए अपने कनेक्शन लें, अगर उसमें अगर कनेक्शन नहीं है फिर मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, बट अदरवाइज हमारा पाइप। हरियाणा के पलवल में कोविड-19 संक्रमण के चलते नगर परिषद के नेतृत्व में अफोर्ड इंडस्ट्रीज संस्था द्वारा शहर को सैनिटाइज करने के कार्य की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि रेलवे रोड स्थित खोंटा मंदिर से ये शुरुआत की गई है। यह आस्था शहर के तमाम 31 वार्ड्स में जाकर सैनिटाइजेशन का काम करेगी, जिससे कोरोना संक्रमण को जड़ से खत्म किया जा सके। वहीं इस मौके पर नगर परिषद के चेयरपर्सन इंदु भारद्वाज और उनके सहयोगी अविनाश शर्मा ने बताया कि अफोर्ड इंडस्ट्रीज संस्था द्वारा पूरे प्रदेश में निःशुल्क सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में इसकी शुरुआत पलवल के रेलवे रोड स्थित खोंटा मंदिर से की गई। संस्था के सदस्य सैनिटाइज किट समेत 31 वार्ड्स की उन तमाम गलियों को सैनिटाइज करेंगे जिनमें ट्रैक्टर मशीन नहीं जा सकती। संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि कोरोना संक्रमण पर किसी भी तरह से काबू पाया जाए। इसकी शुरुआत हमने पलवल से की है और पलवल के अंदर भी ये टोटल सभी वार्डों के 1 से 31 वार्ड हैं हमारे, तो सभी वार्डों में ये सैनिटाइज किया जाएगा। जिससे हालांकि नगर परिषद पलवल की चेयरपर्सन उन्होंने भी अपना व्यक्तित्व दिया है, उन्होंने भी बताया कि सभी वार्डों में होगा। तो हमारा तो ये है कि सभी वार्डों मंदिर से बनके हम शुरुआत करवा रहे हैं इसकी। एफोर्ड इंडस्ट्रीज सैनिटाइजर का प्रोग्राम शुरू करा रहे हैं, जो कि पूरे पलवल में हर वार्ड में हर घर में इसकी शुरुआत होगी आज से, क्योंकि एक बीमारी इतनी भयंकर जो चली हुई है, इसके ऊपर हमें काबू पाना, इससे लड़ना है और इसको किसी भी तरह से हमें भगाना है। हरियाणा के फतेहाबाद में रोडवेज बस के चालक और परिचालक की मानवता को शर्मसार कर देने वाली करतूत सामने आई है। ब्लैक फंगस से पीड़ित मां को अस्पताल में चेकअप के लिए ले जा रहे एक युवक की रोडवेज बस स्टैंड पर रोडवेज के चालक और परिचालक ने बुरी तरह से पिटाई की। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी मां को इलाज के लिए सिरसा के अस्पताल ले जा रहा था। पीड़ित युवक राजेश कुमार ने बताया कि उसकी मां का कुछ दिन पहले ही ब्लैक फंगस को लेकर ऑपरेशन हुआ है। अपनी मां का चेकअप करवाने के लिए वो अस्पताल लेकर जा रहा था। अजय कुमार ने बताया कि वो रोडवेज बस में चढ़ गया और उसने रोडवेज बस चालक से आग्रह किया कि वे बस रोक दें ताकि वो अपनी मां को बस में चढ़ा सकें। इस बात को लेकर रोडवेज के परिचालक ने बहस शुरू की और बात हाथापाई तक पहुंच गई। वहीं अजय ने पुलिस को मामले की शिकायत दी है। फंगस का ऑपरेशन हुआ है, ये बालाजी हॉस्पिटल में, ये टैबलेट्स हैं और ये ट्रीटमेंट चल रहा है सर। और प्राइवेट व्हीकल हमारे पास है नहीं, मैं स्टैंड से मैं आ जा रहा था तो हिसार से गाड़ी आई थी और सिरसा फतेहाबाद बस स्टैंड के अंदर से जा रही थी। तो मैं भाग के वहाँ पे चढ़ा अंदर बस स्टैंड पे, मम्मी और बाहर खड़े थे गेट के। तो मम्मी से भागा नहीं जाता, उनका ऑपरेशन हुआ था। तो मैं भाग के मैंने सीट रोक ली, तो मैंने सोचा मैं गेट से मम्मी को बिठवा लूँगा। तो बस वाले ने क्या किया, बस वाले रोक नहीं रहे थे बस को। मैंने कहा सर प्लीज़ रोक लो, मम्मी है, मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको सिरसा लेके जाना है। तो उन्होंने रोक नहीं रहे थे, आगे लेके मेरे को ले जाके थोड़ा सा आगे ले गए। मैंने कहा सर प्लीज़ रोक लो। उन्होंने गाड़ी रोक के बोले कि तू ज़्यादा वो है क्या, ये वो प्रधान ये वो। तो उन्होंने उतार के मेरे को वो मारने लगे, मेरे पे हमला किया उन्होंने। मेरी चाबी थी उनके पास, वो टिकट काटने वाली, मेरे आइज़ के ऊपर और आइज़ के लोअर आइज़ पे मेरे लगी है। अगर मेरी आँख पे लग जाती तो मैं शायद एक आँख से मेरे को दिखना बंद हो जाता। तो ड्राइवर कनेक्टर दोनों ने मारी है जी। हिसार से चल के सिरसा जा रहे थे तो फतेहाबाद हमने बस स्टैंड के अंदर बस अड्डे के बस अंदर ले गई, तो वहाँ से सवारी चढ़ी थी और हमने उतार दी। जो सवारी उतरने वाली थी हम लेके चल पड़े। हमारे पास सरकार की हिदायतों अनुसार 26 सवारियाँ थी मेरी बस में, और गेट से एक लड़का बस से लटकने लगा। तो उसके बाद में आगे जाके हमने उसको उतार दिया। उसने मेरे हाथ पकड़ के मेरे को खींच लिया और 5-7 जने और आ गए। उसके बाद में हमारे साथ मारपिटाई की है और ड्राइवर को ही मारे। और मेरे कोरोना संकट काल के बीच यूपी के आगरा शहर में एसिड अटैक सर्वाइवर्स लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। आगरा के शिरोज कैफे में काम करने वाली तमाम वॉलंटियर्स अब कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद में जुटी हुई हैं। ये लोग कोरोना संक्रमण के बाद इलाज करा रहे और होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के लिए खाना बना रहे हैं और फिर इन्हें लोगों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। कोविड की वजह से बहुत लोग वो खाने के लिए भी परेशान हो गए,
तो हम लोगों को हो गए 12-13 दिन हो गए खाने को डिस्ट्रीब्यूट करते करते। तो यही अब आगे तक चलता रहेगा। हम चाहते हैं कि और हमें सपोर्ट करें जिससे कि हम औरों को खाना दे सकें। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तुम लोगों को? जैसे कोविड वाले वैक्सीन लगती है वहाँ देते हैं, और जो रिक्शे वाले उनको धंधा पानी नहीं हो पा रहा उनको। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित ऐतिहासिक मोहिनीश्वर शिवालय को सेना ने नया रंग रूप दिया है। मंगलवार को मंदिर के दरवाजे एक बार फिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। ये मंदिर बीते कुछ वक्त से जीर्णोद्धार के चलते बंद था। गुलमर्ग स्थित सेना की एक बटालियन ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरीश सिंह ने 1915 में महारानी मोहिनी सिसोदिया के लिए कराया था। चारों तरफ से हिमाच्छिद चोटियों और देवदार के घने जंगलों से घिरे गुलमर्ग के मुख्य मैदान में एक पहाड़ी पर बना ये मंदिर शिव भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है। 1974 में बनी फिल्म आपकी कसम में अपने जमाने के सुपरस्टार स्वर्गीय राजेश खन्ना और मुमताज पर फिल्माए गए सुपरहिट गीत जय जय शिव शंकर के कई दृश्य इसी मंदिर में और इसके आसपास शूट किए गए हैं। इस फिल्म के बाद तो कश्मीर आने वाले लगभग हर पर्यटक की आइटिनरी शिव मंदिर में समा जाती है। यहाँ पे आने वाले सभी टूरिस्ट, चाहे वो लोकल हों या फिर यहाँ के जो इंडिया में जो बाहर से लोग आते हैं वो हों, और या फिर यहाँ का जो आवाम है, वो सभी की काफ़ी दिनों से एक कोशिश थी, उनका एक हमारे से रिक्वेस्ट था, दरख्वास्त थी हमसे भी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, कि हम इसको जो है थोड़ा इसका मरम्मत करें। तो हम सब ने मिल के इस पूरे काम के लिए जो है जिम्मा उठाया। लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा मदद यहाँ पे जो है वो यहाँ के आवाम ने करी है। ये पूरा काम आप जो देख रहे हैं सब यहाँ के आवाम का ही करा हुआ है, और हमने केवल थोड़ा उसमें मदद करी है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो GDA है, चाहे वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस है, चाहे गवर्नमेंट का और भी कोई। 6 साल की बच्ची मेरू इरफान ने जम्मू कश्मीर में सरकार को ऑनलाइन शिक्षा के नियम बनाने को मजबूर कर दिया। ऑनलाइन शिक्षा में परेशानी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर वायरल हुए 6 साल की बच्ची के वीडियो ने सिर्फ छोटे बच्चों को बचपन का पाठ पढ़ाया, बल्कि लाखों बड़े बच्चों को भी राहत दी है। आपको बता दें कि ऑनलाइन शिक्षा के कारण खेलने का वक्त न मिलने पर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से वीडियो के जरिए अपनी बात रखने वाली श्रीनगर की 6 वर्षीय बच्ची मेरू इरफान ने 24 घंटों के भीतर ही सरकार को ऑनलाइन शिक्षा के नियम बनाने के लिए मजबूर कर दिया। मेरू के घर में मीडियाकर्मी पहुंचे तो उसने शर्माते हुए कहा कि खेलने का टाइम तो होना चाहिए। उसने कहा कि कैमरा ऑन कर लिया और आपने वीडियो बना लिया, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पढ़ो तो खेलने का वक्त नहीं मिलता। वहीं मेरू की इस शिकायत पर उपराज्यपाल के आदेश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने 48 घंटों में ही नहीं बल्कि 24 घंटों में ही वर्चुअल तरीके से उपलब्ध शिक्षा के नए नियम जारी किए। उपराज्यपाल ने ट्वीट कर इस जानकारी दी। सबसे बड़ी राहत छोटे बच्चों को मिली है। प्राइमरी के बच्चों के साथ नहीं बल्कि अध्यापक उनके अभिभावकों के साथ सिर्फ 30 मिनट निर्धारित दिन में रूबरू होंगे। 5वीं कक्षा तक के तमाम बच्चों को होमवर्क देने की मनाही की गई। जब मैं सुबह उठती हूँ तब 10 बजे मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? अब क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। अच्छा, कितने क्लासेस ज्यादा है आपके बेटा? आंसर सर जी, ये आंसर नहीं दे पाएगी छोटी बच्ची। क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट रेड। और इस वक्त रुख करेंगे एक बड़ी खबर का जो उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। जी हां, यूपी से ये बड़ी खबर। दरअसल यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 4 जून से OPD मरीजों का इलाज शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। तो एक बड़ी खबर ANB की टीवी स्क्रीन पर मौजूद। कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ अस्पतालों में शुरू होंगी OPD। तो सरकार ने तमाम प्रसव केंद्रों पर भी कार्य शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। तो यूपी से ये बड़ी खबर, जहां पर OPDs को खोलने का फैसला दोबारा
योगी सरकार ने किया है। कोरोना काल के चलते तमाम ओपीडीज को बंद किया गया था। सिर्फ गंभीर बीमारियों का इलाज ही अस्पतालों में चल रहा था। तो कोविड प्रोटोकॉल के साथ अस्पतालों में दोबारा से ओपीडी शुरू करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने तमाम प्रसव केंद्रों को भी दोबारा से खोलने की इजाजत अब दे दी। तो उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। 4 जून से ओपीडी मरीजों का इलाज दोबारा से यूपी में शुरू हो जाएगा। ओपीडी लंबे वक्त से इसलिए बंद थी कि कोरोना काल में जिस तरह से लगातार कोविड-19 के केसेस सामने आ रहे थे, उसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय और योगी सरकार ने यह फैसला लिया था कि सिर्फ गंभीर बीमारियों का इलाज ही अस्पतालों में किया जाए। कनाडा में क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस ने तिब्बत पर चीन के कब्जे के विरोध में 10 दिवसीय मार्च की शुरुआत की है। लगभग 180 किलोमीटर तक पैदल चलकर प्रदर्शनकारी कनाडा के शहरों सेंट कैथरीन, विनिना, ग्रिम्सबी, स्टोनी क्रीक, हैमिल्टन, बर्लिंगटन, ओकविले, मिसिसोगा और टोरंटो से गुजरे और तिब्बत और हांगकांग को आजाद करने और चीनी कब्जे को खत्म करने का आह्वान किया। यूएस कनाडा सीमा पर रेनबो ब्रिज से चीनी वाणिज्य दूतावास तक प्रदर्शनकारियों ने मार्च शुरू किया। क्षेत्रीय तिब्बती युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष सनी सोनम ने कहा कि मैं लगभग 170 से 180 किलोमीटर तक पैदल चला हूं। मेरे चलने का कारण हमारे उन भाइयों और बहनों के लिए है जो अभी भी तिब्बत के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। हांगकांग में भी यही बात है, उज्बेकिस्तान के साथ भी यही बात है। इसलिए हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे भाई बहन अभी भी वहां पीड़ित हैं। उन्होंने और अन्य प्रदर्शनकारियों ने मुक्त तिब्बत के नारे भी लगाए और कहा कि चाइना आउट और फ्री हांगकांग। कैलिफोर्निया में अपने कुत्तों को बचाने के लिए एक भालू को दीवार से धक्का देती 17 वर्षीय लड़की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। कुत्ते वीडियो में भालू और उसके बच्चों पर भौंकते हुए नजर आ रहे हैं। लड़की ने कहा, मैंने देखा भालू मेरे कुत्तों पर झपट रहा है। दिमाग में सबसे पहले आया कि उसको धक्का दूं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से भालू कुत्तों को शिकार बनाने की फिराक में है। लेकिन गनीमत रहे कि इन कुत्तों की वफादार और हिम्मत वाली मालकिन ने भालू को ऐसा सबक सिखाया जिससे कि वो आइंदा कभी इस तरह की गुस्ताखी के बारे में सोचेगा भी नहीं। रामनगरी अयोध्या जनपद में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए डीएम और एसएसपी सड़कों पर उतरे। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने दुकानों पर जाकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी। वहीं डीएम अनुज झा व एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि दुकानों में केवल एक साथ 5 ग्राहकों को ही जाने की इजाजत दी जा रही है। इसके साथ ही अयोध्या शहर में सेक्टर बनाकर 20 अधिकारियों को पुलिस टीम के साथ लगाया गया है। जो है निश्चित तौर पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी है, लोग बाहर निकले हैं, व्यापारिक संस्थान खुले हैं, अन्य संस्थान खुले हैं, परंतु कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सभी के लिए उतना ही आवश्यक है। नियमित रूप से जागरूकता अभियान के माध्यम से सभी को बताया जा रहा है। आप सभी हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी हम लोग बार बार ये संदेश देते हैं कि जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है उसका अक्षरशः सभी लोग अनुपालन करें। पुलिस और प्रशासन एनफोर्समेंट कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। डेली बेसिस पे हम लोग जागरूकता अभियान के साथ साथ एनफोर्समेंट की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें जो मास्क पहन के नहीं निकल रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का जहां पालन नहीं हो रहा है वहां पे एसओपी की कार्रवाई की जा रही है और मुकदमे भी पंजीकृत किए जा रहे हैं। आज इसी अभियान के तहत जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा अन्य प्रशासनिक पुलिस टीम के जो ज्वाइंट टीम बनी है उसके द्वारा विभिन्न स्थानों पर सरप्राइज चेकिंग की जा रही है तथा ऐसे में जो अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई भी लगातार सुनिश्चित कराई जा रही है। थैंक यू। शासन के निर्देश के मुताबिक जो है कोरोना कर्फ्यू में इसके लिए ढील दी गई है कि दुकानें खुलें, लेकिन एट द सेम टाइम जो मास्क का कंप्लायंस है वो 100% करना ही करना है सबको। और उसके अलावा जो भीड़ भाड़ खास करके दुकानों में 5 से ज़्यादा लोग अंदर नहीं घुसाना है। तो इन सब चीज़ों की जो है देखभाल कराई जा रही है सेक्टर बना करके, और इसमें जो है करीब 20 के करीब ऑफिसर शहर में लगाए गए हैं पुलिस और मैजिस्ट्रेट के, जो कि अलग अलग जगहों पे इसका कंप्लायंस करा रहे हैं। तो कोशिश ये है कि लोग लगातार मास्क पहने रहें, क्योंकि कई बार यहाँ जो है भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। तो उसमें मास्क नहीं होने से बीमारी को पुनः बढ़ने का खतरा, इसमें संक्रमण के फिर से बढ़ने का खतरा रहता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने भी आज देखा है
और जिन दुकानदारों के द्वारा इसका कंप्लाइंस नहीं किया जा रहा है, ऐसे कई दुकानें हम लोगों ने बंद करवा दी। हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना काल के चलते निजी अस्पतालों ने कोरोना संक्रमित मरीजों से इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने का काम किया था, जिसकी शिकायत फरीदाबाद डीसी को मिली थी। शिकायत मिलने के बाद फरीदाबाद डीसी ने कई अस्पतालों का दौरा किया। इस बीच अस्पतालों में खामी पाए जाने को लेकर डीसी साहब ने अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की और उनका कोविड लाइसेंस रद्द किया। साथ ही मरीजों से लिया गया एक्स्ट्रा अमाउंट भी वापस कराने के आदेश दिए। देखिए, जैनिक अस्पताल के खिलाफ जो मतलब कि मुद्दा उठाया गया था रिफंडिंग के बारे में, तो उसके रिगार्डिंग हमने आज दोनों को पक्षों को बुलाया था, जिन्होंने कंप्लेंट की थी और जैनिक अस्पताल के जो इंचार्ज उनको भी बुलाया था। तो उनके सामने जो रिफंडिंग का जो हमने उनकी फाइल्स वगैरह सारी चेक की, दोबारा सब जो भी उसमें कमी पाई गई उसको सामने दोनों के पक्षों के सामने पेश किया। और उसमें ये है कि जो अभी जो रिफंडिंग है वो पूर्ण तरह से अभी नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ रिफंडिंग हमने आज के लिए ऑर्डर किए हैं और उसमें कुछ रिफंडिंग आज कराई जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कल तक हो सकती है और बाकी अभी जो है पूरी पेमेंट अभी। जम्मू में लंबे अरसे के बाद शराब की दुकानें खुल गई, जिसके बाद लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। दरअसल कोरोना काल के चलते जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन लगा हुआ था। ऐसे में ज्यादातर दुकानें बंद थी और इसी बीच शराब की दुकानों के ई टेंडरिंग के जरिए नए लाइसेंस जारी किए गए और हर साल लाइसेंस जारी किए जाएंगे। दुकानें खुलते ही शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, क्योंकि शराब का सेवन करने वाले काफी लंबे समय से दुकानों के खुलने का इंतजार कर रहे थे। क्या नाम है तेरा? लंबू। लंबू क्या तू दारू लेने आया है, शराब लेने आया है? कितनी रात भर सांसा, क्योंकि तो आप लोग रोजाना पीने वाले में थे? रोज ये ब्लैक में मिलती है, बस क्वार्टर 450 का बोतल है, 1200 की रम वाली। अभी जो ठेका हुआ खुला थोड़ा सस्ता हो गया। सस्ता हुआ? अभी 2-3 महीने से पिया नहीं है। अच्छा, अभी पीने लगे। तो कैसे जी रहे थे फिर? कुछ नहीं, ऐसे को दूसरा आज कुछ खा लेते थे, तम्बाकू ला लेते थे। मतलब कोई दूसरा नशा कर लेते थे आप। तो अब शराब की दुकानें खुली हैं, तो अब यही नशा चलेगा इसका। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने अलमासपुर चौक से मुखबिर की सूचना पर 2 शातिर चोर रोहित और अरुण को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने लाखों रुपए के सोने चांदी की ज्वेलरी, 20,000 रुपए की नकदी और एक टैब के साथ 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि ये शातिर चोर ऐसे घरों को अपना निशाना बनाते थे जिस घर में कोई ना हो और घर वाले घर का ताला लगाकर बाहर गए, वहां लोगों को चोरी की वारदातों को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते थे। पुलिस ने जहां इन दोनों अभियुक्तों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया, तो वहीं पुलिस अब इस गैंग के बाकी बचे सदस्यों को गिरफ्तार करने में जुट गई है और मामले की तहकीकात भी शुरू हो गई। ये आज थाना नई मंडी पुलिस ने जो पेशेवर चोर हैं उनको गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ में पता चला है कि हाल ही के दिनों में जो घरों में चोरी हुई थी और जो ट्रेन लूटने की जो घटना हुई थी वो इन्होंने स्वीकार की है। इनके पास से जो चोरी किया हुआ माल है वो भी बरामद किया गया। इनसे अभी पूछताछ की जा रही है कि और कुछ इस घटना में संलिप्त है और उसी आधार पर मांग कर रहे हैं। किस तरह घटना का अंजाम दिया है? ये जैसा कि रात के समय जो जनरली देखा जाता है कि चोर घर में घुस के जो घर खाली रहते थे या जो कहीं बाहर गए हैं परिवार में, उन घर को टारगेट। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मॉडल किराएदारी अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दे दी। मॉडल किराएदारी अधिनियम का मसौदा अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाएगा। इसे नया कानून बनाकर यह वर्तमान किराएदार कानून में उपयुक्त संशोधन कर लागू किया जा सकता है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को मंजूरी दी गई। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मॉडल टेंडेंसी एक्ट तमाम राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जाएगा। वो फैसला लेंगे कि इसे कैसे लागू करना चाहते हैं। बहुत सालों से इस पर चर्चा जारी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा आवास खाली पड़े हुए हैं। मॉडल टेंडेंसी एक्ट ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों के लिए मॉडल उपलब्ध करवाएगा। रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों तरह की प्रॉपर्टी के लिए टेम्पलेट मुहैया करवाएगा। मॉडल टेनेंसी एक्ट है जो सब स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूनियन टेरिटरीज को भेजी जाएगी ये मॉडल, और फिर वो तय करेंगे इस मॉडल को
कैसे वो इंप्लीमेंट करना चाहे। इसके बारे में पहले आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट draft legislation. It provides a template for the state governments and union territories to consider. और बहुत साल से, बहुत अरसे से इस पे बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने 6 सालों में सिर्फ अपने फायदे के काम किए हैं। ना तो दिल्ली सरकार निगम के लोगों को काम करने दे रही है, ना ही दिल्ली सरकार निगम के लोगों को सैलरी वक्त पे दे पा रही है। कोरोना काल में निगम के लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। ऐसे में दिल्ली सरकार को इनके परिवारों को 1 करोड़ की आर्थिक मदद देनी चाहिए। दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को तो 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन निगम के कर्मचारियों की कोई मदद नहीं की जा रही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत एक बार सरकार बन गई तो आप उसमें पक्षपात की भावना नहीं रख सकते। अब सरकार में भले ही दिल्ली की जनता ने, दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी को चुनकर भेजा है, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भाजपा को चुनिए। हमें इन 2 नियमों का पालन अवश्य करना है, जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत आवश्यक है। अभी मेरे से पूर्व विदुड़ी जी ने और आदेश जी ने अपनी बात कही और उसमें सबको अवगत कराया कि किस प्रकार से बजट में लगातार दिल्ली सरकार की वृद्धि हुई है। 37,000 करोड़ से आज तकरीबन 70,000 करोड़ का इनका बजट बना। दिल्ली में इन्फ्लेशन भी हुई, लोगों की संख्या भी बढ़ी और साथ ही जो क्षेत्र है कार्य का वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बढ़ा। लेकिन दिल्ली को अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा दिए गई सुविधाएं, सेवाओं का मौका नहीं देंगे तो क्या आप दिल्ली को एक अच्छा शहर बना सकते हैं? कहते हैं कि दिल्ली को हमें सिंगापुर बनाना है, तभी वो कहते हैं दिल्ली को लंदन बनाना है, तभी दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करते हैं। और जो बिल्कुल राष्ट्रमुख पर। तो फिलहाल नमस्कार भारत में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।